शिक्षा बना व्यापार, कौन है जिम्मेदार? नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। कोरोना का प्रभाव आज पूरे देश पर पड़ रहा है। दुनिया भर के लगभग 190 देश इसकी चपेट में आ चुके हैं और अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से चरमरा गई है। हम धीरे धीरे एक वैश्विक मंदी की तरफ बढ़ रहे हैं। इस वायरस की वजह से कितने देशों में लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू लगा। उद्योग जगत, सामाजिक आर्थिक क्षेत्र के साथ एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र इस वायरस से बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है, वो है उच्च शिक्षा का। भारत जैसी बड़ी एवं घनी आबादी वाले देश में फिर भी कहीं ना कहीं सकारात्मक नतीजे जरूर देखने को मिले हैं, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महामारी से देश को बचाने के लिए अनेकों ठोस कदम उठाए हैं। पूरे देश में इस वक्त महामारी का दौर है। हालांकि अगर हम भारत की बात करें तो अब स्थिति पहले से कहीं बेहतर है, क्योंकि जिस तरीके से वैश्विक महामारी के कारण दूसरी लहर में लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके, अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से चरमरा चुके हैं, व्यापार ठप हो चुका है, रोजाना कमाने खाने वाले लोग 3 वक्त की रोजी रोटी के लिए भी, 3 वक्त के खाने के लिए भी तरस रहे हैं। इस वक्त पूरे देश में मंदी का एक दौर कह सकते हैं कि आ गया है। अगर इस मंदी के दौर में किसी और क्षेत्र में ज्यादा असर पड़ा है हमारे देश के अंदर, तो वो है उच्च शिक्षा का। शिक्षा की वजह से काफी बच्चे प्रभावित हुए हैं। ऐसे स्कूल भी कई सामने निकल कर आए जो महामारी के समय भी स्कूल बंद होने के बावजूद भी अभिभावकों से वसूली करते हुए नजर आए हैं। इन्हीं सब चीजों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस वक्त महामारी के कारण पूरा देश आर्थिक तंगी के चपेट में आ गया है। तो आज पूरा विश्व इस कोरोना वायरस की वजह से ग्रसित है। दुनिया भर में लगभग 190 देश इसकी चपेट में आए। अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई। हम धीरे धीरे एक वैश्विक मंदी की तरफ बढ़ने लगे हैं। अगर आपको बता दें, इस महामारी की वजह से सबसे ज्यादा कोई देश प्रभावित हुआ है तो वो है हमारा भारत देश, क्योंकि अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से डगमगा गई है। भारत में पिछले 1.25 साल से कोरोना कर्फ्यू है। हालांकि बीच में स्थिति कुछ बेहतर तो हुई थी, लेकिन दूसरी लहर ने पूरे देश में जमकर तबाही मचाई। 25 से भी ज्यादा राज्य भारत के अंदर कोरोना कर्फ्यू के अंदर हैं। कोरोना कर्फ्यू पूरी तरीके से देश में लगा हुआ है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ डॉक्टर मयंक भटनागर, प्रशासक, किड्स कॉर्नर स्कूल की फिरोजाबाद से। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकमंच न्यूज में। नमस्कार। जी सर, नमस्ते सर। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से अगर किसी देश में सबसे ज्यादा तबाही हुई तो हमारे देश के अंदर व्यापार पूरी तरीके से बंद है। स्कूल, जो शिक्षा क्षेत्र है, वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। सर, कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, पिछले 2 साल से शिक्षा को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। ये कैसा देश है जहां पर शराब खुलेआम बिकती है और शिक्षा पिछले 2 साल से बंद है? क्या कोई भी देश प्रगति कर सकता है? ऐसा देश कोई प्रगति कर सकता है जहां शिक्षा जैसी चीज को सबसे आखिरी पायदान पर धकेल देते हैं? बच्चों को कुछ ना हो जाए, बच्चों की सेफ्टी क्या स्कूलों की जिम्मेदारी नहीं है? आपने अगर मानक बनाए थे तो उन मानकों को आप रख कर स्कूली शिक्षा को सुचारू रूप से अगर चलने देते तो आज बच्चे भी सही तरह शिक्षित हो रहे होते और व्यापार भी सही चलता और देश प्रगति करता और कोरोना पे नियंत्रण भी रहता। एक तरफ आप पंचायत चुनाव कराते हैं, पंचायत चुनाव कराने में कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन शिक्षा के लिए, विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए आपत्ति बहुत है। तो ये सब चीजें जो हैं शिक्षा को गर्त में ले जा रहे हैं। शिक्षा को व्यापार हमने कभी नहीं बनाया। जो भी स्कूल ऐसा करते हैं उनके ऊपर सरकार उनकी मान्यता समाप्त करके जो अगर स्कूली बैग और तमाम चीजें जो साथ में भेजते हैं वो बहुत गलत है। बल्कि हमने कोरोना काल में तो ऐसे विद्यार्थी जिनके माता पिता या घर के जो ऐसे जनक थे जो पैसा पूरा घर में लेके आते थे, जिनकी वजह से घर चलता था, अगर कोरोना काल में उनके किसी भी विद्यार्थी के घर में उनके पिता की मृत्यु हुई है तो हम उस विद्यार्थी को आजीवन फ्री कर रहे हैं शिक्षा के लिए। हम सबके बारे में सोचते हैं क्योंकि बच्चों को हम अडॉप्ट करते हैं। ये गलत नीतियां हैं। सरकार अगर ये ब्लेम लगाती है कि इस समय भी हम लोग क्या कहते हैं व्यापार बना रहे, ऐसा कभी नहीं हो रहा। हमारा दायित्व है, हम बच्चों को जब अपने यहाँ संचालित करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको गोद लेते हैं।
और गोद लेके उन्हें अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, उनके एक समाज भी हमारे दिल में कलिश पैदा करती है। बिल्कुल डॉक्टर भटनागर, इस वक्त पूरे देश में महामारी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी क्योंकि जिस तरीके से हमने देश में देखा कि अब शराब की दुकानों को खोला जाता है, जैसे कि आपने जिक्र किया, राजस्व को घाटा है तो शराब की दुकानों को खोला गया, लेकिन कुछ रणनीति ऐसी भी है जो सरकार लागू करके स्कूल संस्थानों को भी, शिक्षा क्षेत्र के संस्थानों को भी खोल सकती थी। पिछले 1.5 साल से मैडम हम आपको बताएं कि शिक्षकों को आधी आधी तनख्वाह पे रखा जा रहा है। सभी स्कूलों में अभिभावकों ने फीस बिल्कुल देना रोक दी है, क्योंकि ऑनलाइन पद्धति को अभिभावक कहते हैं कि हमारा बच्चा इससे कुछ नहीं समझता और गंदी वेबसाइट्स और तमाम भर्ती वेबसाइट्स की तरफ वो आकर्षित हो रहा है। वो ऑनलाइन एजुकेशन को बिल्कुल बिल्कुल नकारा करते हैं और उसकी वजह से कहते हैं जब मेरे बच्चे ने कुछ सीखा ही नहीं है तो मैं फीस क्यों दूं। उस वजह से जब स्कूलों में पिछले 1.5 साल से ये फीस नहीं आ रही, शिक्षकों को आधी आधी तनख्वाह मिल रही, क्या शिक्षक इस देश के नागरिक नहीं है? जिसको अगर 25,000 मिलती थी, क्या 12,000 में वो अपना घर चला लेगा? और धीरे धीरे जब फीस स्कूलों में बिल्कुल नहीं आएगी तो शिक्षक भी भुखमरी की तरफ बढ़ जाएंगे। देश के अंदर सबसे बड़ा, मैं आपको बताऊं, जो बहुत बड़े रोजगार हैं उनमें एक बहुत बड़ा मानक है शिक्षा। और शिक्षक का जब पेट नहीं भरेगा तो वो बेचारा भुखमरी की तरफ जाएगा। तो क्या एक देश के लिए ये अच्छा है? मैं यही कहूंगा कि अगर जब तक बच्चे गुरु शिष्य परंपरा जब तक दोबारा शुरू नहीं होगी, तब तक यहाँ का अभिभावक अपने बच्चों को ये कभी नहीं मानेगा कि उसको सही शिक्षा मिल रही है। मैं आपको बता दूं कि पूरे इंडिया का सर्वे आपको दे रहा हूं कि स्कूलों की इतनी बुरी हालत है। मैं मानता हूं पूरी दुनिया में सब उद्योग सफर कर रहे हैं और भारत देश के अंदर तो बहुत ज्यादा, लेकिन जिस तरीके से पिछले 1.5-2 साल में शिक्षा का सर्वनाश हुआ है, अब तीसरी लहर का डर बिठाया जा रहा है। मैं मैडम आपसे कहूंगा कि जिस चीज के लिए हम प्रिपेयर्ड रहते हैं, जिस चीज के लिए इफ वी आर प्रिपेयर्ड टू फेस, हॉस्पिटल हमने ज्यादा बना लिए, बेड ज्यादा कर लिए, कंटेनर्स ज्यादा ले लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स बहुत ज्यादा मात्रा में हैं, तो जो भी आपका इनपुट आएगा वो आउटपुट बनता रहेगा। जितने भी पेशेंट आएंगे, अगर बच्चे प्रभावित होंगे तो जल्दी जल्दी ठीक होके घर पे जाते रहेंगे, वो मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये दूसरी में मल्टीप्लाई क्यों हुई? क्योंकि लोग बहुत ज्यादा आ गए और जगह बहुत कम थी, उस वजह से ये मल्टीप्लाई हुआ। मैं फिर कहूंगा कि ये थर्ड वेव बिल्कुल नहीं आएगी, ना टच करेगी। ये सिर्फ भय दिखाया जा रहा है, कभी नॉर्मलिटी की तरफ हम बढ़ना ही नहीं चाहते। हम ये पुरजोर मांग करते हैं कि 1.5 साल से हमारे बच्चे बिल्कुल जीरो बैठे हुए हैं, नॉलेज के नाम पे बिल्कुल जीरो है। उनकी मेंटल ग्रोथ बिल्कुल रुक गई, शारीरिक ग्रोथ एकदम बढ़ गई। घर पे एक्सरसाइजेस भी नहीं है, शारीरिक एकदम से फैल फूट गए, लेकिन दिमाग से बच्चे खस्त होते जा रहे हैं। अगर सरकार ने और पहल नहीं करी, कोई एक सामंजस्य नहीं बिठाया कि शिक्षा भी चले और सेफ्टी भी रहे, तो वो दिन दूर नहीं कि बच्चों का स्कूलों से मोह ही खत्म हो जाएगा। वो फिर स्कूल जाना ही नहीं चाहेंगे, अभिभावक चाहेंगे भी तो वो स्कूल के लिए मना कर देंगे। और सरकार ज्यादातर ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट कर रही है, जो कि गुरु शिष्य परंपरा वाले देश के अंदर बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं हो सकती। बिल्कुल डॉक्टर भटनागर, शायद ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि 12वीं बोर्ड के एग्जाम रद्द हुए। अब बहुत सारे तर्क वितर्क दिए गए कि वायरस फैलेगा, महामारी का दौर है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि शायद जो हमने 6 से 7 राज्यों में देख लिया कि 12वीं बोर्ड के एग्जाम रद्द कर दिए गए, और क्या पता आने वाले और भी राज्यों में 12वीं बोर्ड के एग्जाम रद्द किए जाए, क्योंकि बातें चल रही है। तो आपके हिसाब से ये सकारात्मक है? आप इसे कैसे लेते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक? देखिए, सरकार की तरफ से उन्होंने जो सोचा है वो सेफ्टी का सोचा है। मैं ये कहूंगा कि सेफ्टी करना बहुत अच्छा है, लेकिन एक बहुत बड़ा इस जो उन्होंने एग्जाम 12th के कैंसिल किए, इसकी 10 साल तक भरपाई नहीं होगी मैडम। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। आज जो विद्यार्थी हम पूरे साल भर जो कहते थे कि ये बच्चा कभी पास नहीं हो सकता, वो बच्चा पास होकर आगे बढ़ रहा। जो बच्चा टॉप कर रहा था, मैं आपको बताऊं, 11वीं कक्षा को विद्यार्थी सीरियस नहीं लेता, और 11वीं और 12वीं के अंदर स्कूल के जो एग्जाम्स होते हैं वो बच्चे सीरियस नहीं लेते। पूरे 2 साल वो बोर्ड की प्रिपरेशन करते हैं अपनी कोचिंग के थ्रू। स्कूल में एडमिशन होता है,
ज्यादातर यही है कि कोचिंग के थ्रू वो पूरे समय अपनी प्रिपरेशन बोर्ड की करते हैं, अपने आप को निखारते हैं, जैसे पेंसिल छीलते वैसे ही। तो वो बच्चे जो अपने आप को निखारने की कोशिश कर रहे थे, कईयों ने तो स्कूल के इंटरनल एग्जाम्स नहीं दिए, और जब एग्जाम्स नहीं दिए तो हमें तो उनको पासिंग मार्क्स ही भेजने पड़ेंगे, क्योंकि हम फेल तो नहीं कर सकते। और जिन्होंने एग्जाम नहीं दिए वो ज्यादातर होनहार बच्चे थे। तो जो फेलियर लाइन का बच्चा है उसको भी 6 नंबर मिलेंगे पासिंग मार्क्स, और जो टॉपर था जो 98% ला सकता था उसको भी मजबूरी में हमें 33% ही देने पड़ेंगे। तो आज हमारे लिए वो दोनों समान हो गए। वो बच्चा कितना हीन महसूस करेगा कि मैं 2 साल से पढ़ के अपने माँ बाप के कंधे का सहारा बनना चाहता हूँ, मैं उनको उनके बोझ को रिलीज करना चाहता था, ये टॉप करके अपने आप को प्रूव करके माँ बाप का नाम ऊंचा करके वो सब खत्म हो गया। क्या इस कुंठा में कई बच्चे ऐसा प्रयास नहीं करेंगे अपनी जिंदगी खत्म करने? और अगर एक भी ऐसा करता है तो कौन जिम्मेदार होगा उन बच्चों के लिए? मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी इन्होंने हम लोगों से राय नहीं ली, सिर्फ सीधे उसको लागू कर दिया गया। मैं प्रधानमंत्री जी का कहूंगा, उन्होंने सेफ्टी को प्रायर रखा, लेकिन सांप भी मर जाता और लाठी भी ना टूटती, ऐसा कोई उपाय निकलता तो बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहता। बिल्कुल डॉक्टर भटनागर, दूसरी वेव को देखते हुए, दूसरी लहर को देखते हुए 25 राज्यों के अंदर लॉकडाउन था, लेकिन अब धीरे धीरे सभी राज्यों के अंदर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई। बहुत सारे संस्थान को खोले गए, निजी संस्थानों का भी ध्यान रखा गया, हॉस्पिटल्स का ध्यान रखा गया, हर चीजों का ध्यान रखा गया, लेकिन अभी भी किसी भी राज्य में शिक्षा को लेकर पहल नहीं की गई। कोई कैंपस नहीं खुले, कोई स्कूल नहीं खुले, कोई प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, जैसे हम देख रहे हैं कि 50% के साथ, 30% क्षमता के साथ रिलैक्सेशन मिल रहा है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि स्कूल के अंदर कोई रिलैक्सेशन नहीं, या फिर ऐसा नहीं लगता कि सर शिक्षा क्षेत्र में सरकार कुछ काम ही नहीं कर रही? मैडम, राजस्व नहीं मिलता ना, राजस्व नहीं मिलता, क्योंकि हर सरकार, चाहे वो कोई भी सरकार आए, वो उन्हीं क्षेत्रों को खोलती है। मैं आपको बता दूं, ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज्यादा प्रायोरिटी एजुकेशन को जाती है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे भारत देश के अंदर हमारी प्राथमिकता दूसरी चीजों पे ज्यादा, शराब जैसी चीजों पे ज्यादा रहती है, शिक्षा जैसी चीजों पे बहुत कम। कई हमारे संचालकगण जो छोटे छोटे स्कूल थे, वो कई लोग सुसाइड, मैं आपको बता दूं, छुपे हुए रूप में बहुत ज्यादा नंबर में संचालक सुसाइड कर चुके हैं। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल बंद हो चुके हैं, और अब मजबूरी में अभिभावक भी धीरे धीरे मन बना रहे हैं कि घर में ही बच्चे को रखें, स्कूल ना भेजें। और ये आने वाले दिनों में ये ब्लैक फंगस से ज्यादा एजुकेशन फंगस जब लगेगा, तब आप देखिएगा उसका घाव भर नहीं सकेगा। बिल्कुल डॉक्टर भटनागर, तस्वीर तो हमने ये भी देखी कि जो शिक्षक हैं वो अपने पेट पालने के लिए, परिवार का पेट पालने के लिए सब्जी का ठेला भी लगा रहे हैं। कुछ देश से के कुछ जिलों से ऐसी भी तस्वीर देखने को मिली। तो शायद इससे दुर्भाग्यपूर्ण चीज हमारे देश के लिए नहीं हो सकती कि जब एक शिक्षक सब्जी का ठेला लगाकर अपने घर का पेट पालता है। जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि शिक्षक ना सिर्फ सब्जी बल्कि जूते पॉलिश करना, इस सब्जी की ठेल लगाना, फलों की ठेल लगाना, घरों में कुक का काम करना, जाकर ऐसे ड्राइवर का काम करना, पढ़ा लिखा व्यक्ति जब इस तरफ मुड़ रहा है तो करोड़ों के घोटाले हो जाते हैं। उन लोगों को गिरफ्तार, मेहुल चौकसी या इस तरीके के लोग जो हैं, करोड़ों रुपए इंडिया से लेकर बाहर चले जाते हैं, और जो बेचारा पढ़ लिख के दूसरों को शिक्षित करने का एक संकल्प लेता है, वो आज सब्जी बेचने पे और जूते पॉलिश करने पे मजबूर है। क्या विडंबना है मेरे देश की मैम, आप भी समझ सकती हैं कि कितना बड़ा सेटबैक है। पढ़ने लिखने का क्या फायदा? ये संकल्प दूसरों को पढ़ाने का लेना, दूसरों को शिक्षित करने का लेना, क्या गुनाह हो गया? आज उसको फाके करने पड़ रहे हैं। ये बात हमारी बिल्कुल समझ में नहीं है। बिल्कुल, इस बात में शायद एक कहावत यहाँ सही बैठती है कि हमारे देश का क्या भविष्य होगा जब सड़कों पर किताबें बेची जाएंगी और शोरूम में जूते बिकेंगे। आज शायद देश की स्थिति ये है, जो हालात चल रहे हैं उसको देख के शायद यही अनुमान लगाया जा सकता है। अब बिल्कुल यही होगा मैडम, बिल्कुल सही कह रही है। इसका अंदाजा आपका गलत नहीं है। शायद कुछ दिनों बाद हो सकता है फेरी लगाने वालों में शिक्षकों का नाम प्रमुखता से लिया जाए। बिल्कुल डॉक्टर भटनागर, हमने शिक्षा को लेकर बात की, अब हम थोड़ा व्यापार को भी लेकर बात कर लेते हैं, क्योंकि अब
ऐसे व्यापारी, क्योंकि अब देख रहे हैं आपके यूपी के अंदर, उत्तराखंड के अंदर व्यापारी वर्ग अब पुरजोर सरकार के खिलाफ विरोध पर उतर आए हैं। उनका कहना है कि आप फर्स्ट वेव को देखकर कोई तैयारी नहीं की गई, या फर्स्ट वेव में अगर हम चीन के वुहान से कोरोना वायरस जब देश के अंदर आया तो उस वक्त कहीं ना कहीं पहले सरकार तैयार थी और सरकार ने लोगों के लिए अच्छे काम भी किए, लेकिन सेकेंड वेव में हम देख रहे हैं कि ना कोई राहत पैकेज मिला, कोरोना कर्फ्यू अचानक से लगा दिया गया। यूपी के अंदर चुनाव के नतीजों के बाद कोरोना कर्फ्यू लगाया जाता है, हर कोई जानता था कि शायद चुनाव के बाद यूपी के अंदर कोरोना कर्फ्यू लगेगा और वास्तविक में हुआ भी है। तो क्या कहे ऐसी चीजों को और कैसे देखेंगे आप इसे? बिल्कुल मैम, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जो मिडिल क्लास, जो छोटे व्यापारी हैं, उन बेचारों को बिजनेस खोलने दिया भी नहीं गया, प्लस उनके घर में जो लोन से चीजें आई हुई है, उन्होंने अपनी गाड़ियां, अपना घर पूरा लोन से ले रखा है, और आज वो लोन देने के लिए, उनके किस्त अदा करने के लिए उनके पास पैसे नहीं। असली गरीब वो है इंसान जो बेचारा सब कुछ होते हुए भी फांका कर रहा है, घर के अंदर दिखाने को घर है, मोटरसाइकिल है, संपन्नता दिखती है लेकिन है नहीं। इसलिए छोटा व्यापारी सबसे ज्यादा मर रहा है, ना उसके पास पैसा है, ना किस्त अदा करने के लिए, धीरे धीरे बर्बादी की तरफ अपने कदम देखते हुए उनका दूध पीते हुए चुप रह जा रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से उनको कोई मदद नहीं दी जा रही। जो गरीबी रेखा के नीचे है वो 10-10, 20-20 राशन के, आज अगर आप जाइए, आपको अगर राशन बांटना है तो किसी भी गरीब से आप खरीद लीजिए राशन, तो आपको 30-30, 40-40 पैकेट दे देगा कि ये लीजिए, उसमें भी ब्लैक करेगा। अब ये ब्लैक मार्केटर्स नहीं है। आप बताइए, वो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनको पैकेट बांट दिए जा रहे हैं। जो बेचारा छोटा व्यापारी है वो फांके कर रहा है और अपने बच्चों के मुंह पर हाथ रख रहा है कि बोलना मत कि हम फांके कर रहे हैं। इससे ज्यादा दलील जिंदगी और किसकी होगी? बिल्कुल। डॉक्टर भटनागर, शिक्षा को लेकर, व्यापार को लेकर, और ऐसे में अनलॉक की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी अनलॉक को लेकर व्यापारी वर्ग के अंदर काफी गुस्सा है। व्यापारियों का कहना है कि सरकार हमारी ओर ध्यान नहीं दे रही है, राहत पैकेज नहीं दिया जा रहा है, तमाम तरह की चीजें हैं। तीसरी वेव को लेकर अब डर का माहौल भी है, जैसा कि आपने कहा, लोगों में डर तो है, लेकिन कहीं ना कहीं एक उन्हें चेतावनी दी जाना कि तीसरी लहर आने वाली है, तीसरी लहर आने वाली है। ये ऐसा नहीं लगता कि शायद तीसरी लहर आए ना आए, लेकिन सरकार लोगों को डराने में लगी है कि हाँ तीसरी लहर आएगी, और अभी जैसा जो चीजें हैं वहीं तक आप बनी रहिए, आगे मत सोचिए। देखिए, मैं तो पॉलिटिकल कमेंट से कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि डेफिनेटली हमें निडर होके, अगर हम आज डर गए तो नेचुरली वो डर ही हमारे अंदर संक्रमण ला देगा, और ऊपर से जो चीज आई नहीं, जिसकी आहट नहीं सुनाई दी, उसका ढिंडोरा पीटना कई लोगों को ऑलरेडी अपने आप इतना वीक कर देगा, इतना कमजोर कर देगा मेंटली, कि वो संक्रमण हल्का सा भी फैलते हुए सबसे पहले उसको ग्रसित करेगी। लड़ने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, लेकिन अगर हम किसी भी जंग में जाते हैं तो अपने हथियार अलमारी में रख के नहीं जाते। ये पद्धति तो वो ही, तुम जंग में जाओ लेकिन हथियार अलमारी में रख जाओ, तो तुम्हारे गोलियां लगनी ही लगनी। अरे आप सुसज्जित होइए अपने हथियारों से और जाके अपनी जंग लड़िए, तभी तो आप जीतेंगे। बिना हथियार के जंग लड़ी नहीं जाती। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सरकार को डर की जगह उसके प्रावधान और उनकी किन चीजों से हमें बचाव रखना है, बस उसको सामने लाना चाहिए। ये तीसरी लहर आएगी, तीसरी लहर आएगी, ये सुनामी नहीं है जो बार बार आपको पटकती रहे। अगर आप दृढ़ता से खड़े रहेंगे, पालन करेंगे नियमों का, तो मुझे नहीं लगता कि तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं कोई भी वेव आएगी। ये समुंदर नहीं है, इसको संक्रमण का समुंदर ना बनाएं, इसको डट के मुकाबला करने वाला एक दृढ़ संकल्पित व्यक्ति बनाएं जो सामने जाके फेस कर सके। बिल्कुल, चुनाव से हटके भी सोचिए, क्योंकि अब पहली लहर के बाद कई राज्यों में चुनाव था, तो उस वक्त तीसरी लहर या दूसरी लहर का हवाला नहीं दिया गया, लेकिन जैसे चुनाव समाप्त हुए, कोरोना महामारी ने देश में दस्तक दी। हालांकि तब भी कोरोना था, लेकिन जो स्थिति थी उसे कहीं ना कहीं छुपाया जा रहा था, ये कह सकते हैं। डॉक्टर भटनागर, हमने देखा कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 2021 1 फरवरी को अर्थव्यवस्था रखा गया, बजट पेश किया गया, और कई सारी चीजों पर सरकार को जैसे फायदा हो, जीएसटी को लेकर हम बात कर ले, तमाम तरह की चीजें हैं जो
थोप कर जनता के ऊपर वो अपनी चीजों को सही तो कर सकते हैं, लेकिन एक व्यापारी वर्ग कौन सा बजट लाए अपने लिए, या किसके पास जाकर बजट मांगे या बजट पेश करे ताकि जो वो 10 साल 15 साल पीछे चला गया है उसे ठीक करे? ये तो सरकार को ही सोचना होगा ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, सरकार को डेफिनेटली कोई ना कोई राहत हर सेक्टर में, मैं पैसे से नहीं कह रहा हूँ, रोजगार जो खत्म हो रहे हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं है। जो रोजगार बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं, नए रोजगार, मैं कह रहा हूँ कोविड से रिलेटेड जो प्रोटेक्शन वाले जो चीजें हैं उनको बनाने के लिए फैक्ट्रीज लगनी चाहिए, रोजगार के साधन बढ़ने चाहिए। आज आप देखिए हमारे यंग ब्लड जो है तमाम जॉब से बाहर हो गया है। बूढ़े माँ बाप का एक लौता सहारा भी जब नौकरी से बाहर कर दिया जाए तो बूढ़े माँ बाप को तो वैसे ही खत्म कर दिया जा रहा है। मैं बता रहा हूँ, वो एक व्यक्ति को नहीं खत्म कर रहे, 3 व्यक्तियों को, माँ बाप और बेटे तीनों को खत्म कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जो भी चीज आती है, मैं कह रहा हूँ दूसरी भी चीज आती है तो वो भी अपने अंदर कुछ न कुछ एक ऐसी चीज लाती है कि कहीं ना कहीं उसमें भी भलाई छुपी होती है। तो अगर कोविड से जैसे मास्क हैं या कंसंट्रेटर्स हैं, इनको या ऑक्सीजन से रिलेटेड और जेनरेटेड और कई चीजें हैं और हाथ धोने वाले तमाम चीजें उनकी फैक्ट्रीज को लगाया जाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे ध्यान दिया जाए। हम सिर्फ प्रोटेक्शन पे लगे हुए, वी आर ओनली देयर टू प्रोटेक्ट पीपल, हम बस प्रोटेक्शन पे लगे हैं, उससे आगे बढ़ के नहीं सोचते। वैक्सीन लगी कि नहीं लगी, अरे वैक्सीन तो लगवाइए ही, प्लस आप अपने खाने पीने का, अपने नागरिकों का आगे उनकी जीविका चलाने का अरेंजमेंट करिए, ट्राई टू गिव देम मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एंड कोरोना भी अपने अंदर कई ऐसी चीजें लेके आया है जो हम देखते हैं कि ऐसे गंदगी वाले क्षेत्रों में उन्होंने जो हम नाक में डाल के जो टेस्टिंग होती है NT-PCR, उन यंत्रों को बिल्कुल नाली के किनारे बैठे हुए बच्चे बना रहे हैं, तो ये भी गलत है। उनकी फैक्ट्रीज लगा के जेनरेट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके, जैसे ही आर्थिक परिपक्वता किसी को मिलती है तो उसको एक बल मिलता है, फिर संक्रमण भी उससे कतई नहीं होता। खाली पेट डिप्रेशन में संक्रमण को सबसे पहले ग्रहण करता है। मैं साइकोलॉजिकल बात बता रहा हूँ मैडम, जो कि होनी चाहिए हमारे देश में। बिल्कुल, बाल मजदूरी को लेकर आपने बोला, और बाल मजदूरी हमारे देश में एक अपराध है, जघन्य अपराध है, लेकिन बावजूद इसके कई ऐसे फैक्ट्रीज है जहां पर 10, 11, 12 साल के बच्चे बाल मजदूरी करते हैं, जहां उनके हाथों में कलम, पेन, पेंसिल होना चाहिए, वो अपनी जीविका के लिए, अपने परिवार का पेट पालने के लिए बाल मजदूरी करते हैं। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं प्रशासन का संरक्षण प्राप्त होता है। शायद ये वजह भी हो सकती है कि पता होने के बावजूद भी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है। कैसे देखते हैं सर आप इसे, और आपके हिसाब से इसे देखिए, बाल मजदूरी अपराध है। बच्चे का सबसे पहला दायित्व है एजुकेशन। गवर्नमेंट भी कहती है कि हम फ्री एजुकेशन करेंगे, गरीबी रेखा से नीचे के बच्चों को फ्री एजुकेट करेंगे, फिर उसके बाद बाल मजदूरी की क्या जरूरत? ये तो कहीं ना कहीं माँ बाप भी उनको बाध्य करते होंगे। भाई खाली घर और खाली पेट, वो दोनों डेफिनेटली आर्थिक सुदृढ़ता मांगता है। पेट से आप खाली नहीं रह सकते, तो जब बच्चे देखेंगे घर में कुछ नहीं है तो वो भागते हैं कहीं भी। ये व्यापारियों का और सरकार का मिला जुला रुख है, और उन पेरेंट्स का भी, कि उन बच्चों को वो दूसरी तरफ मोड़ते बाल मजदूरी के लिए। सरकार को इस पर कड़ा रुख अपनाना चाहिए और आर्थिक सुदृढ़ता देनी चाहिए ऐसे परिवारों को जो बाल मजदूरी करवाते हैं। उनको सीधे उठा के जेल में ना डालें। उनकी सबसे बड़ी सजा है कि उनको भी कोई एम्प्लॉयमेंट का एक जरिया दे दें माँ बाप को, जिससे कि उनकी तो एक इनकम बन जाए, जिससे वो अपने बच्चों को पढ़ा सके। मजबूरी ही बाल मजदूरी कराती है। बाल मजदूरी अभिशाप जरूर है, लेकिन ये शाप उन्हीं घर पर है जहाँ खाली पेट खाली चूल्हे। बिल्कुल डॉक्टर भटनागर, हमारे देश का शायद एक ये चुनौतीपूर्ण या दुर्भाग्य कहेंगे कि हर कोई आपदा में अवसर ढूंढता है। कैसे ऐसे कई निजी स्कूल है, ऐसे कोई प्राइवेट स्कूल है जो आपदा में अवसर ढूंढे, और वसूली भी की गई। हालांकि कई अभिभावकों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया। कुछ राज्यों से ऐसी तस्वीर भी देखने को मिली, कुछ जिलों से भी ऐसी चीजें सामने आई। ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए आपके अनुसार? किस तरीके की वसूली मैडम? फीस वसूली कह लीजिए आप,
क्योंकि सभी जानते हैं, हालांकि सरकार की तरफ से गाइडलाइन भी जारी की गई कि आप अवैध वसूली नहीं कर सकते, फीस वसूली नहीं कर सकते क्योंकि स्कूल बंद है। चीजें तो ऐसी भी सर देखने को मिली कि रिजल्ट के नाम पर कि हम रिजल्ट नहीं देंगे अगर आप फीस नहीं देते हैं। स्कूल बंद है लेकिन फिर भी स्कूल संस्थानों को फीस चाहिए। देखिए, मैं आपको बताऊं मैडम, पहली बात तो ये एक तरफा बात है कि स्कूल अगर ऐसा करते हैं तो ये गलत है। लेकिन अगर 2 साल से कोई फीस ना पे करे, हम सरकार की गाइडलाइन है एक एक महीने एक एक करके आप त्रैमासिक भी फीस ना लें और कोई फीस ना बढ़ाएं। मैं कानूनी बात कर रहा हूं, कोई भी हम इस सत्र में फीस 1% बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, त्रैमासिक फीस अगर वो नहीं दे सकता तो हम बाध्य नहीं कर सकते। हम सिर्फ एक एक महीने की फीस चार्ज कर सकते हैं। एक एक महीने की अगर हम फीस चार्ज करते हैं और उसके बाद भी अगर वो पूरे साल भर या 1.5 साल तक कोई पेरेंट अगर फीस नहीं देता तो स्कूल संचालकों के पास उनसे फीस एक एक महीने की भी निकलवाने का और क्या तरीका आप मुझे बताइए। क्या उसको टोटली, और ये 1-8% नहीं या 100 में से 5% बच्चे करें तो कोई भी स्कूल बेयर कर सकता है। 100 में से अगर 60% कोई करेंगे तो आप बताइए क्या आप बेयर कर सकते? कोई भी बेयर कर सकता है, कोई बर्दाश्त कर सकता है। इसमें अवैध उगाही बिल्कुल नहीं है। इसमें सिर्फ एक एक महीने की फीस उनसे कहा जा रहा है जो उन्होंने एक एक 1.5 साल से स्कूलों में पे नहीं करी। मैं तो आपको क्लियर बता रहा हूं, ये एक पक्ष है कि उगाही करी। उगाही तो वो गलत होती है जो आपको सरकार ने जो मना किया हुआ है आप वो भी चार्ज करें। 1 रुपए भी कोई स्कूल फीस नहीं बढ़ा रहा पिछले सत्र से। दूसरा, सिर्फ एक एक माह की फीस पर मंथ मांग रहा है। पर अगर पिछले 1.5 साल से जब से लॉकडाउन हुआ तब से अगर कोई देगा ही नहीं और ना वो दे रहा है एक भी महीने की, तो ये तो उनसे कहा ही जाएगा कि हम आपका, फिर हमारे पास क्या तरीका है? हम उनको रिजल्ट भी दें, ऑनलाइन शिक्षा भी कंटिन्यू करें, तो कोई क्यों पे करेगा? आप बिल्कुल डॉक्टर भटनागर, बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन सरकार के आदेशों से ऊपर इंसानियत भी है। लोगों के पास रोजगार नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है। कई ऐसे भी लोग हैं जो 3 वक्त के खाने के अलावा 1 वक्त का ही उनको खाना नसीब होता है। तो ऐसे स्कूल या फिर ऐसे अभिभावक कहाँ से बच्चों की फीस देंगे? क्योंकि उत्तराखंड के अंदर कई अभिभावकों ने प्रदर्शन किया था। ऐसे कई सारे सर जिले, ऐसे कई सारे राज्य हैं जहां पर उनका यही कहना था कि फीस तो वो कहाँ से देंगे? अगर फीस नहीं देंगे तो स्कूल वाले कहते हैं कि हम आपको रिजल्ट नहीं देंगे। मैडम, मैं आपसे बताना चाहूंगा, केंद्रीय एम्प्लॉयज को बराबर तनख्वाह मिलती रही है। किराना व्यवसायी, दूध व्यवसायी, कई ऐसे व्यवसाय हैं जो लगातार संचालित हुए। और आपको बता दूं, ऐसे ही लोग सबसे ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं जिनको रेगुलर सैलरीज मिलती रही है। जो बेचारा गरीब है वो तो अपने दिमाग को सपना अपने बच्चे का बिठाए हुए कुछ भी करके वो फीस पे करता है। इंसानियत हम लोगों के अंदर है। हम क्यों, तभी तो आपको बताया कि कोरोना से जो भी लोग अगर एक्सपायर हुए हैं उन बच्चों की हम फ्री शिक्षा करेंगे। लेकिन कब तक? अगर 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 1.5, पौने 2 साल अगर कोई फीस पे नहीं करेगा, वो भी एकाध नहीं 50% से ऊपर लोग, तो कोई भी अपना संस्थान चला पाएगा? फिर शिक्षकों की ग्रांट क्यों नहीं आती? शिक्षकों को ग्रांट दे दे सरकार, डायरेक्टली ग्रांट दे दे शिक्षकों को। 1 रुपए हम चार्ज नहीं करेंगे बच्चों। अगर शिक्षकों की तनख्वाह पूरी हो जाए, हम भरे पेट के लोग हैं, हम 1.5-2 साल रुक जाएंगे, 1 रुपए प्रॉफिट नहीं लेंगे। लेकिन उस बेचारे शिक्षक पढ़े लिखे व्यक्ति का क्या जो दूसरों को भी शिक्षित करने का संकल्प लिए है और भूखा मरे। बिल्कुल। डॉक्टर भटनागर, आखिरी संदेश आपका लोकमंच न्यूज में इस पूरे डिबेट के दरमियान क्या? क्योंकि जिस तरीके से हम बात पूरा कर रहे थे कि शिक्षा बना व्यापार, कौन है जिम्मेदार, इसको लेकर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अभिभावकों को, स्कूल प्रबंधक को, हमारे चैनल के जरिए। व्यापार, शिक्षा को व्यापार का रूप देने की कोशिश की जा रही है। अगर आप देखें तो इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा प्रभावित शिक्षा हुई है, शिक्षक हुआ है और संचालक हुआ, जिसने पूरे समाज को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया वो हुआ है। और जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है शिक्षा का वो हुआ। आधी तनख्वाह पे शिक्षक सबसे जी रहे हैं, उनको ना खाना मिल रहा है, ना उनके बच्चे ढंग का खाना खा रहे हैं। क्या वो इंसान नहीं है? उनके बारे में कभी कोई बात नहीं करता। अगर यूपी की बात करें तो 5 लाख स्कूल यूपी के अंदर हैं। तो 5 लाख स्कूल में अगर आप ऑन एन एवरेज 20 शिक्षक भी लगाएंगे तो आपके कम से कम
1 करोड़ तो शिक्षक हैं यूपी के अंदर, बिल्कुल तो क्या उनको अधिकार नहीं है कि वो भी अपना खाना ढंग से खा लें? क्या इंसानियत सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए है? इंसानियत क्या शिक्षक के लिए नहीं है? संचालक भी क्या इंसान नहीं है? इंसान सब है। अगर हम इंसानियत को इंक्लूड करते हैं तो इंसानियत में सब आते हैं। बिल्कुल अपना सर्वस्व लगा के सब कुछ पढ़ लिख कर उससे ये बीड़ा उठाए कि वो दूसरों को शिक्षित करे, पर वो इंसानियत दिखाए। जी बाकी ग्रांट कहीं से सरकार ना दे, स्कूलों को ना दे, स्कूल बिल्कुल बंद हो जाए, संचालक सुसाइड कर ले, शिक्षक सुसाइड कर ले, पर हम लोग अपनी तरफ से सिर्फ इंसानियत दिखाते हैं और इंसानियत दिखा के हम भगवान को प्यारे हो जाएं। ऐसा तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने। चर्चा में शामिल हुए। जी सर, समय नहीं है सर, माफी चाहूंगी, ना चाहते हुए भी मुझे इस चर्चा को यहीं समाप्त करना होगा। आप हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे डॉक्टर मयंक भटनागर। हमने उनसे बात की शिक्षा को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त पूरा देश महामारी की चपेट में है, ऐसे में अगर सबसे ज्यादा कोई संस्थान प्रभावित हुआ है तो वो शिक्षा का क्षेत्र है, क्योंकि पिछले 1.5 साल से स्कूल बंद पड़े हैं, कैंपस बंद पड़े हैं, कॉलेजेस बंद पड़े हैं, बच्चों की पढ़ाई कहीं ना कहीं दांव पर लग गई है। 12वीं बोर्ड की कई राज्यों में जो परीक्षाएं हैं वो रद्द कर दी गई। क्या भविष्य होगा हमारे देश का, ये एक बहुत ही ज्यादा आज चिंता का विषय बनता जा रहा है। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।